Assalamu alaikum. So today we will discuss about economics development. अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने से पहले या उसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है और इसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देन इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जब हम डिस्कशन करें तो पहले हमारे पास इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, जो कि फिर मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हमें इसका भी बताना पड़ेगा. तो चलें पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन से. जितने भी बच्चे जो भी इकोनॉमिक्स में हैं डेफिनेटली मेरा मानना भी है और मैं समझता हूँ कि होना भी यही चाहिए कि उनको इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. Either they are in first year or they are in last year or in any grade. Even if they are an inter student who has the background of commerce, मैं समझता हूँ कि उसको भी इकोनॉमिक्स जो है एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए. तो खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक और टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन. सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है. देखिए, इकोनॉमिक्स की बहुत ही जो सिंपल डेफिनेशन है वो सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत महदूद हैं, यानी स्केर्स रिसोर्सेज हैं, और आप किस तरीके से उन रिसोर्सेज को, उन स्केर्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम वेलफेयर आप हासिल कर सकते हैं. वेलफेयर है बेसिकली गवर्नमेंट के टर्म्स में आ जाता है. अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उसका अपना बेनिफिट होता है. तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी यही होता है कि अगर हम बात करें उसके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की, कि उसके ऊपर जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसको वो किस तरीके से उस महदूद रेवेन्यू को यूटिलाइज करे ताकि एफिशिएंटली, ताकि जो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग है या जो उसके सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हासिल हो सके. और वेलफेयर सादा ज़मान के अंदर फ़ायदे को कहते हैं, बेनिफिट भी फ़ायदे को कहते हैं. इसी तरीके से इंडिविजुअल भी, आपके घर वाले भी, हमारे घर वाले भी, या मैं खुद भी, या आप लोग भी, जो आपके पास इनकम होती है आप उसको चाहते हैं कि किसी तरीके से ऐसे यूटिलाइज़ करें कि वो ज़ाया भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो मुझे करनी है वो मैं कर लूँ. फजूल में पैसे आप लोग कभी भी खर्च नहीं करेंगे. अगर कोई एक रैशनल बंदा है, कोई अगर पागल नहीं होगा और अपने दिमाग से सोचता होगा तो कभी भी वो फजूल पैसा खर्च नहीं करेगा. अगर उसका इतना पैसा ना हो तो, अगर उसका लिमिटेड पैसा होगा तो डेफिनेटली he will think first of before consuming or before utilizing or maybe we can say before wasting their money. ठीक है, तो ये तो इकोनॉमी की डेफिनेशन होती है जो कि बहुत ही बेसिक डेफिनेशन होती है. अच्छा, अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सॉरी ये होती है. और अब इकोनॉमी क्या होती है. ये इकोनॉमिक्स जहाँ पे चल रही होती है वो इकोनॉमी कहलाती है. अच्छा, इकोनॉमी में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बेसिकली उसको इकोनॉमी की शक्ल देते हैं, उसको इकोनॉमी कहने के काबिल बनाते हैं किसी भी चीज़ को. जैसे कि कोई भी सोसाइटी, वहाँ पे इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वहाँ पे कितने का प्रोडक्शन हो रही है, ये सब कुछ जब मिलता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह, ये सारे इंडिकेटर्स जब मिलते हैं तो आप किसी भी सोसाइटी को इवन उस सोसाइटी की इकोनॉमी कह सकते हैं कि इसकी इकोनॉमी क्या है, यानी इसके अंदर काम क्या हो रहा है. क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है जब स्केर्स रिसोर्सेज से और स्केर्स रिसोर्सेज के साथ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन से है तो उसका ताल्लुक साथ ही साथ प्रोडक्शन और कंजम्पशन से भी है. तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन से ही इनकम जनरेट होती है, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, कंजम्पशन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और वो कंजम्पशन डेफिनेटली उसी वक्त होती है जब आपके पास इनकम हो. तो ये सब कुछ मिलाकर आपकी एक इकोनॉमी बनती है जहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों की, एम्प्लॉयमेंट और इन सबको देखा जाता है और इन सब के स्टैटिस्टिक्स होते हैं. जैसे कि हमारी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की भी एक इकोनॉमी है. वो इकोनॉमी क्या है. वो इकोनॉमी कहलाती है बेसिकली कि उस मुल्क में कितने की इनकम जनरेशन है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कितने के प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, या कितने वैल्यू की, मार्केट वैल्यू के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं. या फिर अच्छा, खाली प्रोडक्ट की बात में सिर्फ गुड्स मत लीजिएगा, उसमें सर्विसेज भी आती है, यानी कि डॉक्टर की सर्विस हो गई, ट्यूशन सर्विस हो गई, और टीचिंग इवन और डिफरेंट सर्विसेज आप कह लें, वो सर्विसेज भी सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, पुलिस सर्विस और ये सब कुछ. तो सर्विसेज भी और गुड्स भी, ये सारी चीज़ें कितनी वैल्यू की यहाँ पे मैन्युफैक्चर
या फिर सोसाइटी ने कितना पैसा, ये कंट्री ने कितना पैसा खर्च करा इन चीज़ों पर। तो ये 3 किस्म की चीज़ें, इनकम, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीज़ें भी आपकी अप्रोचेस होती हैं उस के मुल्क की इकॉनमी की एक चीज़ निकालने के लिए। और वो क्या ख़ास चीज़ होती है? वो चीज़ होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि इन 3 तरीक़ों से मेज़र किया जाता है। चाहे वो किसी भी एक तरीके से किया जाए, वैल्यू उनकी बराबर ही आती है, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, इनकम मेथड हो, या फिर आपका प्रोडक्ट मेथड हो। अच्छा, तो इसका मकसद ये हुआ कि इकॉनमी में कितना पैसा जनरेट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, ये कहलाता है जीडीपी। उस कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितनी, क्या वैल्यू है उसकी। अच्छा, इसी तरीके से तो अब बात आती है कि इकॉनमी तो हमने समझ ली। इकॉनमी में जो ये पैसा होता है या जो जीडीपी होती है, ये बेसिकली इकॉनमी को शो कर रही होती है कि अच्छा भाई इकॉनमी कैसी है, क्या है, अच्छी है, नहीं है, क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये क्या सिर्फ यही एक चीज़ है, या इस चीज़ से हमें पता क्या चलता है। तो अगर ये जीडीपी आपकी हर साल कंटिन्यूसली, या आप कह लें कि किसी भी साल की अगर एक बात की जाए, और अगर वो इस सर्टेन लेवल से, या अगर लेट सपोज कोई 10 बिलियन की डॉलर की आपकी एक जीडीपी थी पाकिस्तान की, और वो 12 बिलियन डॉलर हो गई, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको ये कहेंगे कि ये आपकी इकॉनमी ग्रो कर गई है। ठीक है, इकॉनमी ने इस साल ग्रो किया है। किस तरीके से? पैसों की टर्म्स में डेफिनेटली, कि अच्छा पहले 10 बिलियन थी, अब 12 बिलियन हो गई है इकॉनमी में हमारा जो जीडीपी जो है हमारी इकॉनमी की, वो 12 बिलियन हो गई। और हम क्या कहेंगे उसको कि हमारी इकॉनमी में जीडीपी ग्रो करे। अच्छा, तो क्या ऐसी जीडीपी का ग्रो करना क्या कहलाएगा? अब जब ये जीडीपी जब बढ़ गई, तो डेफिनेटली हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारी इकॉनमी ग्रो कर गई। और इसी के साथ आपको एक वर्ड न समझ आ रहा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यानी अगर कल को आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो आप कहेंगे कि जीडीपी का इंक्रीज़ होना आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरा फैक्टर भी आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में शामिल होता है, और वो क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। क्योंकि देखिए, खाली इंडिविजुअली जीडीपी बढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जीडीपी तो ऑफ कोर्स जब आप समझ लें आज से 100 साल पहले चले आए तो जीडीपी कम होगी, आज जीडीपी ज़्यादा होगी। आपके पास अगर आप खुद देखें तो अगर आप अपने नाना या नानी से पूछें तो डेफिनेटली 10 रुपये उनके लिए बहुत वेल्थ रखते होंगे, उनकी शायद टोटल वेल्थ 10 रुपये होगी, जब ज़्यादा होगी। खैर, अगर हम पुराने की बात करें तो, लेकिन अब 10 रुपये हमारे लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो जीडीपी बढ़ जाएगी। बात आती है पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम की। वो कैसे निकलती है? वो ऐसे निकलती है कि जीडीपी को आप अपने मुल्क की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। जब आप अपनी जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो ऑन एवरेज एक बंदे के पास कितनी इनकम है, क्योंकि हमने बताया कि जीडीपी क्या है, मुल्क की इनकम, तो डिवाइड कर दी पॉपुलेशन से, तो डेफिनेटली आपको पता जाएगा ऑन एवरेज पर पर्सन कितनी उसके पास इनकम। तो अब ये भी एक मेजर है। क्या ऐसा तो नहीं कि पता चले कि 10 से 12 बिलियन तो हो गई हमारी, आप कहते हैं कि टोटल जीडीपी, बट 10 बिलियन जब थी उस वक्त हमारे पास 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, लेट सपोज, और अब जब 12 बिलियन हुई है तो हमारे पास 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। तो अल्टीमेटली जब आप पर कैपिटा निकालेंगे तो जब 10 बिलियन थी इकॉनमी, जब पर कैपिटा ज़्यादा होगा, अब पर कैपिटा कम होगा। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि हमारी इकॉनमी ने ग्रो नहीं किया। अगर इकॉनमी ने ग्रो खाली आप जीडीपी की वैल्यू में कहते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ पे 2% फला परसेंट कितना ये निकल गया और आपकी जीडीपी इतनी बढ़ गई। और इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर आप कहें तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में आपकी जीडीपी 2% से ग्रो कर गई, बट इन पर कैपिटा इनकम व्हेन वी रियलाइज पर कैपिटा एनालाइज पर कैपिटा इनकम, वो एक्चुअल में नहीं बढ़ी, वो उल्टा कम हुई। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये जो मैंने आपको समझाया छोटी सी बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, कि आपकी जीडीपी ग्रो कर रही हो और पर कैपिटा इनकम भी आपकी ग्रो कर रही हो, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अच्छा, ट्रेडिशनली तकरीबन आप कहते हैं कि 1950 से पहले, या जब आपके पास कहने कॉलोनियलिज्म था और वर्ल्ड वार 2 से पहले का जो एरा था, उसमें क्या था कि उसमें जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा करते थे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही आपका मेन मेजर समझा जाता था। किस चीज़ का? डेवलपमेंट का, कि क्या आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है।
अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक और चीज़ बताऊंगा, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही हम इसको कैरी ऑन करेंगे कि क्या आपकी इकोनॉमी डेवलप है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपको नज़र आ रही होती थी कि जीडीपी आपका बढ़ रहा है और आपकी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बाकायदा परसेंटेज वाइज भी देखें तो आपको पर कैपिटा इनकम भी अगर आपकी ग्रो कर रही है, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, ग्रो कर रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। पर क्या आपकी इकोनॉमी डेवलप है? तो ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक ग्रोथ की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सॉरी, 1950s 1940s से पहले की बात है, यूएन के क़याम से पहले की बात, यूएन जो 1945 में बना, यूनाइटेड नेशंस। तो होता क्या था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से देखते थे कि जो जीडीपी आपकी टोटल, वो जीडीपी आपकी अगर सस्टेन्ड हो जाए, यानी एक साल के बजाय मुसलसल ग्रो कर रही हो, एक सस्टेनेबिलिटी हो उसके अंदर कि ग्रोइंग है, आपकी इकोनॉमी ग्रोइंग है, तो हम कहते थे जी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। यानी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके कंट्री की बात की जाए तो हम कहेंगे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जीडीपी बढ़ रही है। और साथ ही साथ एक मेजर चीज़ जो इसमें हुआ करती थी उस वक्त वो ये होती थी कि स्ट्रक्चरल चेंज। हमारे पास 3 टोटल स्ट्रक्चर्स हैं आपकी इकोनॉमी के: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो पाकिस्तान की तो बात की जाए तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली बना ही 1947 में, 1945 के बाद, यूनाइटेड नेशंस के क़याम के बाद, और उसने भी ये फेजेस देखे जो हम आगे अपनी दीगर क्लास में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर फेज़। और अभी भी हम ये अपने दिमाग में रख के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चर कंट्री, बट नाउ दिस क्लेम इज़ बिकम ऑब्सलीट, क्योंकि अब वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री नहीं रहा, लेकिन हम पता नहीं क्यों उसको आज भी एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से टर्म करते हैं। हालांकि ये सही है कि लेबर ज़्यादा अभी भी एग्रीकल्चर में लगता है, बट एग्रीकल्चर का शेयर नहीं रहा। तो जीडीपी बनती किस तरीके से थी कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ने कितना सपोर्ट करा, कितनी इनकम एग्रीकल्चर की तरफ से आई, कितनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, कितनी सर्विसेज सेक्टर की तरफ से। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब आप अगर एग्रीकल्चर से ट्रांसफॉर्म होकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ होती थी, क्योंकि उस टाइम पे सर्विसेज का तो शायद जिक्र ही नहीं था, इतनी ज़्यादा वो कुछ शेयर मायने नहीं रखता था उस वक्त, क्योंकि 1940 से पहले की बातें मैं कर रहा हूँ, 18th सेंचुरी की, ऐसे आप कह रहे 19th सेंचुरी की, जब 1770 और उसके बाद एम्पियर, मुगल एम्पियर और ये सारी जो बातें, उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने के लिए लोग तरसते थे। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई आ जाती थी कोई कंट्री, तो वो समझा जाता था कि भाई ये कोई एम्पायर अगर आया था कि भाई इट मीन्स कि ये इकोनॉमी डेवलप हो रही है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उस वक्त जो मेन कंपोनेंट समझे जाते थे वो ये होते थे कि आपकी जीडीपी सस्टेन्ड रेट पे ग्रोथ हो रही है, और दूसरा ये कि आपकी स्ट्रक्चरल चेंजिंग आ रही है। एग्रीकल्चर से आप मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग से आप सर्विसेज में, जो कि उस वक्त तो खैर सर्विसेज नहीं, तो एग्रीकल्चर से आप मेनली अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हो, जो कि बहुत, आप अगर पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक बहुत लंबा एरा गुजरा 19th सेंचुरी के अंदर भी और 20th सेंचुरी में भी, इवन कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत समझ आने लगा, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराती थी। लेकिन हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे, और जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई आपकी, और इसके साथ ही साथ आप कह लेंगे पोस्ट कॉलोनियल एरा जो स्टार्ट हुआ, जब यानी डीकॉलोनियलाइजेशन हो गई थी, और उसके बाद कंट्रीज़ वजूद में आ गई थी डिफरेंट, यूरोप अलग हो गया था, ऑटोमन एम्पायर जिसको हम खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं, वो भी जो है वो टूट चुकी थी। और इवन रशिया जो कि 1992 के अंदर ब्रोक होके अपनी डिफरेंट कंट्रीज़ उसने फॉर्म कर ली। तो सोवियत यूनियन जिसको हम कहते हैं, अब तो खैर उसको रशिया कहते हैं, पहले सोवियत यूनियन था। तो जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद हुआ क्या कि हमने, इन लोगों ने जब ये एक चीज़ नीड देखी कि कंट्रीज़ बेसिकली अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट को तो कंप्लीट करने लगी। यानी जो टारगेट था कि भाई इकोनॉमी इतने % से ग्रो कर जाए, कंट्रीज़ ने अपने आप को पुश करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करी, ये लोगों ने अपनी जान लगाई, और अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी ग्रो भी करी और वो टारगेट्स पूरे हो गए। लेकिन उस वक्त ये देखा गया कि जो लोग थे, जो आपके, क्योंकि पहले क्या समझा जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर तो सस्टेन ग्रोथ हो रही है और अगर इकोनॉमी में वैसे ही पैसा बढ़ता जा रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है, सब खुश होंगे और सब खुश खुर्रम रहा करेंगे और कोई मसला नहीं होगा। यानी क्या कि कोई पॉवर्टी का मसला नहीं होगा, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का मसला नहीं होगा, किसी की पढ़ाई एजुकेशन का मसला नहीं होगा, इवन किसी की हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा, न्यूट्रिशन का मसला नहीं होगा। तो सबका मानना ये था कि अगर जब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो खुद ब खुद सारे लोग जो है वो अपने परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी और प्रॉस्पर होने लग जाएगी वो कंट्री, जो कि पहले भी मानना यानी यही था, लेकिन तरीक़ेकार अलग था
कि जीडीपी के बढ़ने की वजह से जब इनकम बढ़ती है तो हो जाता है, या पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है भाई, अब तो आप लोगों की, पहले तो 1000 रुपये एक बंदे के पास होते थे, अब तो 2000 रुपये हो गए। इट मीन्स हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जब 1960s और 1950s के बाद जब ये सारे एरा आए और कंट्रीज़ ने अपना प्रोग्रेस दिखाना शुरू करी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ उस डेफिनेशन को लेते हुए वो बढ़ी कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, तो उन्होंने देखा कि इकोनॉमी तो ग्रो हो रही थी उस डेफिनेशन के थ्रू, आपकी परसेंटेज बढ़ रही थी, आपका पैसा आपके मुल्क में ज़्यादा आ रहा था, आपकी जीडीपी बढ़ रही थी, आपका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा था, लेकिन स्टिल द पीपल आर अनहैप्पी। और वो जो पॉवर्टी थी या जो लोगों का जो पोरनेस थी उस कंट्री के लोगों की, उनके हालात तब्दील नहीं हो रहे थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब्दील नहीं हो रहा था, इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। उस वक्त जाके फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने एक बिल्कुल रेवोल्यूशन कह लें या कह लें कि बिल्कुल नया रुख लिया, कि फिर लोगों को समझ आने लगी कि इसका मतलब जो हम आज तक सोचते आ रहे हैं कि इकोनॉमी डेवलप हो गई है, वो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही। बेसिकली इकोनॉमी में सिर्फ ग्रोथ हो रही है, यानी परसेंटेज बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम हो रहा है, लेकिन असल में जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही। वो कैसे होती कि जब देखा गया जो लोग हैं वो पुअर है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा, तो जब फिर एनालाइज उस वक्त डेफिनेशन रिवाइज की गई और फिर एक डेफिनेशन जो आई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो ये आई, और फिर ग्रेजुअली टाइम टू टाइम तब्दील होती रही, और इवन अभी भी उसमें चेंजिंग आ रही है। डेवलपमेंट को देखा जा रहा है कि किस तरीके से देखा जाए ऑल ओवर। तो पहले सिर्फ हम ये क्वांटिटेटिव पार्ट लिया करते थे, पर फिर क्वालिटेटिव पार्ट भी आया कि हमें ये भी देखा जाए कि अगर पैसा तो बढ़ रहा है जीडीपी में, पर क्या पॉवर्टी लाइन से लोग ऊपर आ रहे हैं, परसेंटेज जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वालों की उनकी कम हो रही है, जो हेल्थ सेक्टर है उसमें क्या मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, और साथ ही साथ जो एजुकेशन है तो क्या उसमें प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर तो ये तीन चीज़ें हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी अगर ये ख़त्म नहीं हो रही, तो इट मीन्स अगर इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय डबल या ट्रिपल भी हो जाए, देन स्टिल वी कैन नॉट कंक्लूड कि दैट कंट्री इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड। तो जब ये डेफिनेशन आई तो जितनी कंट्रीज़ पहले जिनको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिकली डेवलप्ड समझा करते थे, क्योंकि उस डेफिनेशन के हवाले से कि जो कि जीडीपी में हायर थी, यहाँ पे आके तब्दीली आ गई। तो ये बिल्कुल एक सिनेरियो कह लें चेंज हो गया। अच्छा, अब हम जब डेवलपमेंट के ऊपर हमने समझ ही लिया कि अब डेवलपमेंट बेसिकली क्या है कि अच्छा देखिए एक और बात, पर कैपिटा इनकम का बढ़ जाना इस बात की दलील नहीं है कि आपकी इकोनॉमी डेवलप हो गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का कंटिन्यूसली कम होना इस बात की ज़रूर दलील हो सकती है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मकसद ये है कि ये ऑन एवरेज है। होता क्या है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल जो उस कंट्री के होते हैं वो रिच हो रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो ये बेसिकली ये बिल्कुल ही फिनोमिना ठीक है कि अगर आपके पास भी आज 1 करोड़ रुपये हों तो आप उसको रोल करेंगे और आप उस 1 करोड़ से 2 बना लेंगे, लेकिन जो इंसान अपने लिए 100 रुपये की रोज़ी ढूंढ रहा है तो वो 100 ही ढूंढता रह जाएगा, वो 100 को 200 नहीं कर पाएगा। तो रिचर से ज़्यादा रिच होता जा रहा था, और वो जो गैप था पुअर और आप कह लें रिच में, वो बढ़ता चला जा रहा था, वाइडन होता जा रहा था। तो यानी पर कैपिटा इनकम जो हम समझा करते थे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वो सोर्स भी गलत निकली कि पर कैपिटा इनकम आपकी इकोनॉमी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दिखाता, वो तो एक एवरेज दिखा रहा है। असल में जब आप अगर चेक करें तो इनकम इनइक्वालिटी, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत गैप बढ़ चुका है, इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है, और रिच कहाँ से कहाँ चले गए और पुअर और नीचे जाते जा रहे हैं। तो फिर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट का भी जो ये कंपोनेंट था ये भी ख़त्म हो गया। तो लेकिन अगर आप कहा जाए कि इकोनॉमिकली आपके, जैसे मैंने आपको कहा कि पर कैपिटा इनकम के बढ़ने की ये दलील नहीं है, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ये दलील नहीं है कि इकोनॉमिकली आप डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सिर्फ रिचर ही बढ़ रहे हैं, पुअर तो वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से और पछता होते जा रहे हैं, तो ये कोई डेवलपमेंट की निशानी नहीं है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम गिर रही है तो फिर ये आपके लिए एक सोर्स कंपोनेंट, एक पॉइंट या एक कंपोनेंट हो सकता है, वन ऑफ द कंपोनेंट, कि जो कि ये दिखा रहा हो कि आपकी इकोनॉमी डिक्लाइनिंग तरफ है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम गिर रही है, यानी जो डेफिनेटली जो रिच भी है वो भी नीचे आ रहा है और जो पुअर है वो भी नीचे आ रहा होगा, ठीक है, यानी पर कैपिटा इनकम ऑल टुगेदर गिर रही है। तो इसका मतलब है, कहते हैं कि नहीं, जो पहले हुआ करते थे अमीर वो भी कम होते जा रहे हैं, तो यानी आपकी डेवलपमेंट की तरफ से आप देखा जाए तो इकोनॉमी आपकी डिक्लाइन कर रही है। तो ये इस बात की दलील हो सकता है। खैर,
इसके साथ साथ जो चीज़ें इसके साथ फॉलोड कह लें भाई कि पर कैपिटा इनकम फॉलोड बाय डिफरेंट अदर फैक्टर्स टू, जो कि क्या आपके मुल्क में हेल्थ का रेशो क्या है। तो जब ये सारी बातें हुई कि हेल्थ, एजुकेशन और इवन पॉवर्टी, तो हमारे पास एक नया कंपोनेंट आया या एक नाम निकला। वो क्या निकला? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आने के बाद हमें ये पता चला कि अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें आपके यहाँ बढ़ रही हों, अच्छे की तरफ जा रही हों, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिकली ये कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है। और अगर खाली जीडीपी की बात की जाए तो वो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ तक के तो महदूद है, और इकोनॉमिक ग्रोथ तक के तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो इकोनॉमी डेवलप्ड है। हम फिर 3 सेक्टर बने, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। अब खैर डेवलपिंग और डेवलप्ड ही रह गए, अंडर डेवलप वाली बात आती नहीं है। खैर, तो ये चीज़ें जो हैं फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू होने लगी। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात आती है, इसमें आपकी एजुकेशन की बात आती है, इसमें आपकी पॉवर्टी की बात आती है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात, ये सारी हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी एक्सपेंड होता रहता है। जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि ज़रूरी है आपकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो देखिए, अब फिर बात ये आई कि क्या अगर हम ये सारी चीज़ें दे दें तो क्या ठीक है? तो लोगों ने क्या करने लगे, कंट्रीज़ क्या करने लगी, पॉवर्टी ख़त्म करने लगी, या समझ लें हेल्थ की सारी चीज़ें देने लगी। हेल्थ बेहतर करने के लिए दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं, चीज़ें पहुँचा रहे हैं। या पहले फूड की बात है कि यार जब खाना लोगों को सही नहीं मिल रहा तो खाना पहुँचा रहे हैं। फिर अमर्त्य सेन जो कि नोबेल लॉरिएट भी हैं आपकी, अभी 1998 की है गालिबन, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया, उनकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। उनका कहना यही है कि देखें, खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह भी नहीं होती कि हेल्थ सेक्टर ख़राब है तो चले जी हेल्थ की मेडिसिन प्रोवाइड करना शुरू कर दी फ्री में, हेल्थ सेक्टर हमारा ऊपर हो जाएगा, नहीं। या फूड, तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। किस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं कि देखिए, अगर आप फूड दे देंगे किसी एक इंसान को, तो अगर तो कोई इंसान की हेल्थ अच्छी है तो उसको वो फूड भी सूट करेगा, लेकिन अगर उसकी हेल्थ ही डिटोरिएट है तो अगर आप उसको डबल रोटी दे रहे हैं या उसको अगर आप चावल दे रहे हैं तो उसको शूट ही नहीं करेंगे, और वो उल्टा वॉमिट हो जाएगी, या कहते हैं कि उसको फ़ायदा ही नहीं होगा उससे। तो यानी आप उसको अच्छा नहीं करेंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं, तो आप उसको अगर रोज़ जाके रोटी दे रहे हैं वो नहीं खा पाएगा। तो आपको साथ साथ हेल्थ के सेक्टर में भी चीज़ें लेके आए। फिर साथ ही साथ पॉवर्टी ख़त्म करने का ये मकसद भी नहीं है कि आप सबको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आप कब तक पैसे देंगे, आपकी गवर्नमेंट कब तक के सपोर्ट करेगी। आपको एजुकेशन देनी चाहिए। आप जब एजुकेशन देंगे तो होगा क्या कि वो पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद उनको जॉब चाहिए होगी। तो खाली एजुकेशन देना भी कोई मकसद नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एजुकेशन दे देंगे तो सब पढ़ तो जाएंगे पर जॉब्स नहीं होंगी, जो कि करंटली हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर बात किया तो ये हो रहा है। तो आपको अब साथ ही साथ अपना जॉब का इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रीज़ भी बनानी पड़ेगी, ताकि वो जो बच्चा वहाँ से निकले वो इंडस्ट्रीज़ में आए, और जब वो इंडस्ट्रीज़ में जॉब हासिल करे तो वो अपनी पॉवर्टी खुद ब खुद ख़त्म करे। और वो जब पॉवर्टी ख़त्म करेगा तो डेफिनेटली वो फूड की तरफ जाएगा, और जब वो फूड हासिल करेगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और उसके हेल्थ अच्छे होने की वजह से वो डेफिनेटली और रिप्रोडक्शन होगी, और फिर जो है वो सारी आपकी इकॉनमी और बढ़ती चली जाएगी। तो ये अमर्त्य सेन ने बताया कि कैपेबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग की उन्होंने बात करी कि कैपेबल भी तो होना चाहिए वो बंदा इस चीज़ के लिए। आपको दे तो देंगे, लेकिन क्या वो उसकी काबिलियत भी है कि वो कुछ खा सके या वो कुछ ऐसा कुछ कर सके। तो कि फंक्शनिंग भी होनी चाहिए उसमें, कि वो किस तरीके से उस चीज़ को, अगर आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ आपको उसको देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करें, कहते हैं कि कोई लैक्टेटिंग वूमेन है तो डेफिनेटली उसको आप कोई और चीज़ नहीं दे सकते। आपको फिर उसी की सूरत हाल वाली चीज़ देनी है कि उसको क्या चीज़ सूट करती है। चावल आप सबको नहीं दे सकते। आप इस तरीके से एजुकेशन में भी खाली प्राइमरी देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाकी कौन देगा। तो फिर आपको हर किसी को देखते हुए ये काम करना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है कि आपको फिर ये सारी टोटल ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ फिर अब हम चलें कुछ, हम ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ अब HDI की बात जो हमने करी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर एनवायरमेंटल की बात करी गई कि देखिए काफ़ी सारे लोग, ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकम हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे। जब हैप्पीनेस की भी रैंकिंग की गई दुनिया की तो बहुत से ममालिक ऐसे थे जिनकी इनकम ज़्यादा थी बट उनके अंदर हैप्पीनेस का रेशो कम था। वो क्यों? क्योंकि साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी अच्छा होना चाहिए। और हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ में खाली आपकी ये नहीं, आपकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रही है कंट्रीज़ में, कार्बन एमिशन या जो कह लें ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात करते हैं
तो ये सारी चीज़ों को भी जो है वो रिड्यूस होना चाहिए ताकि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ जो है वो बढ़े। क्योंकि जीडीपी तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज लगाने से और कमाने से बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो जो पॉल्यूशन हो रही है इसकी वजह से हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, आपकी डेवलपमेंट एक तरह से तो बढ़ती हुई नजर आएगी पर दूसरी तरह से गिरती हुई नजर आएगी। मॉर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा हो गया तो आपकी डेवलपमेंट उल्टा ख़राब होती हुई नजर आएगी। तो खैर ये मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ये कंपोनेंट्स आपको बताएं सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो अब अगर हम इसी तरीके से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की अगर हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो मैं जो आपको एक गैप दिखाना चाह रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़र्क। तो अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करते हैं तो वो 2020 में $262 बिलियन की रही, जो कि पाकिस्तान को उन 210 कंट्रीज़ में से, या जिसका डाटा 180 कंट्री का डाटा होता है बेसिकली, जो अभी मैंने देखा था जहाँ से, उसमें उसको 45th रैंक मिला हुआ है। तो लाजमी सी बात है आप 210 कंट्रीज़ भी कह लें, कम जो भी हैं आपकी मैक्सिमम, क्योंकि डेफिनेटली जिनका डाटा मिला है और जिनका अगर नहीं भी होगा तो वही कंट्रीज होंगी कि जो बहुत कम प्रोग्रेस कर रही होंगी। तो हर हवाले से 45th रैंक आप कह सकते हैं, जीडीपी के हवाले से 45th रैंक के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त है। अच्छा, फिर अगर हम इसकी बात करें कि क्या जीडीपी ही एक मकसद है, जैसे मैं आपको बताया गया, क्या जीडीपी से आपको ये नज़र आ सकता है कि आपके सारे बंदे बढ़ रहे हैं, तो हम फिर हमारे पास जवाब में आता है नहीं, पर कैपिटा इनकम निकालें। अच्छा जी, तो जब हम पर कैपिटा इनकम पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री 134th रैंक पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इट मीन्स कि हमारी जीडीपी तो बहुत है, बहुत सारे और भी मुल्क होंगे जो हमसे पीछे होंगे जीडीपी में, लेकिन उनकी क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो जब वो पर कैपिटा निकलती होगी तो वो आगे चले आते होंगे और आप लोग पीछे आ गए, तो हम 134th रैंक। और मज़े वाली बात ये कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि क्या वो जीडीपी और क्या वो पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम 134 पे, तो भाई डेवलपमेंट तो चलें कुछ करीब होगी, या कोई ऐसी होगी या कहते हैं 134 तो पीछे हो, 126 हो, 125 हो, क्या हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं? ये सारी चीज़ों को जब हम गिनते हैं, पॉवर्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सब की बात हम करते हैं, तो पता चलता है कि पिछले साल 2019 से 2020 में जब हम आते हैं तो 154th रैंक हो जाता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। सबसे पहले अगर आप बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो कौन सी कंट्री आती है जिसकी जीडीपी कोई मायने नहीं रखती? नॉर्वे। 90s के अंदर उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर 100 की बात की जाए तो उसमें 90s के अंदर वो फॉल करती है, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप जीडीपी की बात करें तो यूएसए सबसे पहले पे आती है और चाइना उसके मुकाबले में सेकंड पर आता है, जबकि जब उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 89th के रैंक के ऊपर आपका चाइना आपको नजर आएगा। इवन अगर जीडीपी की, और अगर हम मज़े वाली बात, और अगर हम अपने आप को थोड़ा देखें तो हम इवन अफगानिस्तान या सोमालिया इन चीज़ों लोगों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमसे पीछे ये लोग हैं। बाकी इवन बांग्लादेश, इंडिया, ये सब हमारे से आगे। 133 बांग्लादेश रैंक है उसका, हमारे से 154th है, 131 मेरे ख्याल में इंडिया का रैंक है। तो वो लोग सबसे आगे और हम लोग उनसे पीछे। तो ये रैंकिंग की बात है और इससे क्या हमें पता चलता है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी, मतलब अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चले, हम कहेंगे जी हम तो 45th नंबर पर है, हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा है, हम तो मतलब भाई 180 कंट्रीज़ के अंदर 145th नंबर पे आते हैं, 45th नंबर पर। बट ऑन द अदर हैंड जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं तो हम बहुत पीछे रह गए, हमसे आगे बांग्लादेश तक के निकल गए। और जब हम पर कैपिटा इनकम पे आते हैं तो भी हम समझ लें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जितना पीछे 154th 134th पे हम लोग पर कैपिटा इनकम के ऊपर हैं, तो हम दोनों के अंदर कुछ करीब हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेन हैं और जिसको मैं समझता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि ये किस तरीके से बढ़ती हैं, किस तरीके से इनके ऊपर काम करने की आगे ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप क्या कहते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और फिर इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर कंटिन्यू रखेंगे और हम फिर एसडीजीज़ और एमडीजीज़ के बारे में भी बात करेंगे।